हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पारुल। वेलकम टू सृजन का संकल्प। आप पढ़ रहे हैं ईवीएस चैप्टर 7 हमारा घर। इस चैप्टर का कुछ पार्ट हम लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब आज हमारा टॉपिक है यहाँ से सोचो और चर्चा करो। आज आपका टॉपिक है सोचो और चर्चा करो। आपकी ही बुक में नेक्स्ट पेज पर है, आपको इसे निकाल कर रखना है बुक को और समझना है अच्छे से, ठीक। तो लिखा हुआ है सोचो और चर्चा करो, मतलब उन्होंने पहले तो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, फिर उसको डिफाइन किया है कि हम इसको किस तरह समझ सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं। तो सबसे पहला आपका जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि घर किसे कहते हैं। आपके पहले पॉइंट में लिखा है घर किसे कहते हैं, ठीक। तो अब अगर नॉर्मली कोई आपसे पूछेगा कि घर किसे कहते हैं तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, इसमें कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है। घर किसे कहते हैं तो जहाँ आप रहते हैं, आपके मम्मी पापा रहते हैं, आपका पूरा परिवार रहता है, उसको आप घर कहते हैं, है ना। लेकिन आपकी बुक में इसको और अच्छे से डिफाइन करके बताया गया, आप उसको सुनेंगे और अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो सीधे से लिख देंगे कि जहाँ हम रहते हैं उसको घर कहते हैं, तो ये कोई अच्छा आंसर नहीं बनता ना। तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन को एकदम डिटेल में समझना है, इसका आंसर, और इसको बहुत अच्छे से लिखना है हमेशा। एक पॉइंट और इसके नीचे दिया है, घर और मकान में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो ये पहले तो उन्होंने आपको सोचने के लिए कहा है, सोच सकते हैं, वैसे बहुत आसान है। मेरी भाषा में घर और मकान में दूसरा जो आपका पॉइंट है कि घर और मकान में क्या अंतर है। अच्छा, अभी तक आपने कभी सोचा नहीं होगा कि घर और मकान में अंतर भी है, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि हम बोल देते हैं घर या मकान, हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन घर और मकान में अंतर होता है, घर और मकान में अंतर होता है। क्या अंतर होता है ये हम आपको अपनी लैंग्वेज में अगर बताएं तो साफ ये है कि घर वो कहलाता है जैसे कि कोई एक कमरा बना है ईंटों का, ठीक है, ईंटों का, सीमेंट का, ठीक, मगर उसमें कोई रहे, जैसे हम रहें, आप रहें, आपका पूरा परिवार रहे, उसको हम घर कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई एक कमरा बना हो या एक घर, मतलब कोई मकान बना हो लेकिन उसमें कोई रहे ना, उसको हम मकान कहते हैं। तो घर और मकान में ये फ़र्क है कि किसी ईंट के, पत्थर के मकान में अगर कोई रहने लगता है तो वो घर कहलाने लगता है, और जहाँ कोई नहीं रहता है उसको हम मकान कहते हैं। ये फ़र्क है घर और मकान में। आपके रहने से, हम सब के होने से वो घर बन जाता है, वरना तो वो मकान ही रहता है, ठीक है। तो घर और मकान में बेसिकली ये अंतर है। और अब हम आपकी किताब की लैंग्वेज में समझेंगे कि वो क्या कहते हैं, और हमें अगर इसको डिफाइन करके लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल घर किसे कहते हैं हम इसको समझेंगे, है ना। तो आपके बुक में चैप्टर में दिया हुआ है, पहले आप इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। लिखा है घर वह स्थान है जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। बिल्कुल आपको पता है, घर वह स्थान है जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। घर हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पॉइंट नोट कर सकते हैं। पॉइंट 2 में अगर आप आंसर देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे घर वह परिवार है, पहला पॉइंट घर वह परिवार है, घर वह स्थान है जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। दूसरे पॉइंट में घर हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ठीक। यह हमें ठंड, गर्मी, वर्षा, आंधी, तूफान और हिंसक जानवरों से सुरक्षा देता है। बिल्कुल, जब भी बारिश होती है आप घर के अंदर होते हैं, आंधी तूफान होती है आप घर के अंदर होते हैं, है ना। तो इन सब से हमें सुरक्षा प्रदान करता है कौन? हमारा घर। तो घर
वह स्थान है जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। दूसरा पॉइंट, घर हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है? वो इसलिए क्योंकि आंधी, तूफान, बारिश, धूप और हिंसक जानवरों से वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हिंसक जानवरों का मतलब समझ रहे हैं? ऐसे कुछ जानवर जो हम पर कभी कभी हमला कर दें, है ना, और आपको उनसे बचना है तो आप अपने घर के अंदर रहेंगे। तो ये हमारे घर के कुछ पॉइंट हुए, है ना, आपको नोट करते जाना है या फिर अपने बुक में अंडरलाइन करते जाइएगा, जिससे कि आपको याद रहेगा। घर हमें रहने, खाना बनाने व खाने, घर में आप रहते हैं, खाना बनाते हैं, खाना को खाते भी हैं, है ना, खाना बनाने, खाने, पढ़ने, लिखने, सोने आदि के लिए स्थान तथा सुविधा प्रदान करता है। वैसे तो हमारे माइंड में कितना आसानी से आ गया था कि घर वह है जहाँ हम अपने परिवार के लोगों के साथ रहते हैं, हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हम अपनी सुविधा अनुसार सारी चीज़ें का उपयोग करते हैं अपने घर पर, ठीक है। लेकिन अब अगर इसको डिटेल में लिखना है तो आपकी बुक में, ठीक है, अभी कई पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं या फिर आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको डिटेल में इसको लिखना है, ठीक। तो पढ़ने, लिखने, खाना बनाने, खाने, सोने, उठने, इन सब को की सुविधा प्रदान करता है। घर में हम अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को संभाल कर रखते हैं। कितने पॉइंट हो गए? दूसरा आवश्यक था, तीसरा क्यों आवश्यक था, क्योंकि हम आंधी तूफान से बचते थे, चौथा घर में हम खाना बनाने, खाने, सोने, लेटने और उठने बैठने आदि सारी सुविधाओं का सारी सुविधा प्रदान करता है। पांचवा आपका पॉइंट, पांचवें में आप लिख सकते हैं, घर में हम अपनी ज़रूरतों की सारी वस्तुओं को संभाल कर रखते हैं, ठीक है। इसके बाद घर में कई कमरे या हिस्से होते हैं जिसे हम अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। एक पॉइंट और बन गया, बहुत सारे घर में कमरे होते हैं, हिस्से होते हैं जिससे हम अलग अलग कामों के लिए उपयोग करते हैं। किस किस कामों के लिए? जैसे किचन हुआ, यानी कि रसोई घर, खाना बनाने के लिए, बाथरूम, वॉशरूम आपको यूज़ करने के लिए, है ना, और लिखा भी है रसोई घर, स्नान घर, शौचालय इत्यादि, ठीक है। एग्जाम्पल में आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये समझ में आया आपको कि घर किसे कहते हैं? घर वह स्थान है जहाँ हम अपने परिवार के लोगों के साथ रहते हैं। घर में हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम संभाल कर रख सकते हैं। घर हमें खाना बनाने, खाने, पीने, उठने, बैठने, सोने, नहाने हर चीज़ की सुविधा प्रदान करता है। घर में बहुत सारे ऐसे हिस्से या स्थान होते हैं जिनको हम अलग अलग कामों के लिए उपयोग में लाते हैं, है ना। तो इस तरह आप घर किसे कहते हैं इसको बहुत अच्छे से समझ गए हैं और डिफाइन करके एकदम लिख भी सकते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, घर और मकान में क्या अंतर है। मैंने अपनी भाषा में तो आपको बता दिया था, लेकिन अब हम जाते हैं अपनी बुक की तरफ, ठीक। ओके, सबसे पहले इसमें है कैसे कैसे घर। अभी ये घर किसे कहते हैं, इसके अंदर ही एक पॉइंट और आएगा कि कैसे कैसे घर। अब कई तरह के घर होते हैं, है ना। इसी के अंदर आएगा आपका ये हेडिंग है, ये अब आपको समझना है घर के अंदर कैसे कैसे घर, ठीक है। ये आपका एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब आपका ये टॉपिक है कि कैसे कैसे घर हैं। तो सबसे पहले लिखा है, तुम्हें अपने आसपास कई तरह के घर दिखाई देते हैं। बिल्कुल आपका घर जैसा होता है वैसे ही सबका घर नहीं होता है ना, सबके घर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो आपको अपने घर के आसपास कई तरह के घर दिखाई देते हैं। तो तुम्हें अपने आसपास कई तरह के घर दिखाई देते हैं। ये घर आकार और बनावट में अलग अलग होते हैं, ठीक। हमारे घर के आसपास कई तरह के घर होते हैं और हर घर के आकार और बनावट अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। कुछ घर छोटे होते हैं तो कुछ घर बहुत बड़े होते हैं, कुछ घर छोटे होते हैं तो कुछ घर बहुत बड़े होते हैं।
कुछ घर अधिक ऊंचे होते हैं, कुछ घर कम ऊंचे होते हैं। कुछ घर अधिक ऊंचे होते हैं और कुछ घर कम ऊंचे होते हैं। कुछ घर पक्के होते हैं और कुछ घर कच्चे होते हैं। आप देखते ही हो आपके आसपास बहुत सारे घर होते हैं। सारे घर एक जैसे नहीं होते, सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ऐसे कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं, कुछ पक्के होते हैं, कुछ ऊंचे होते हैं, है ना, कुछ नीचे होते हैं। इस तरह से कुछ घर बनाने में मिट्टी, बांस, लकड़ी, घास फूस आदि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। अब ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि घर बनाने में हम किन किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये यहाँ से एक ये आपका पॉइंट बनता है कि कुछ घर बनाने में अगर हम आपसे क्वेश्चन कर दें, ये आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, या अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। पॉइंट है कि अगर हम क्वेश्चन ये हो सकता है कि घर बनाने में आप क्या क्या उपयोग में लाते हैं। तो घर बनाने में मिट्टी, बांस, लकड़ी, घास फूस आदि वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ये लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि घर को बनाने में आप किन किन वस्तुओं का उपयोग करेंगे, तो मिट्टी, बांस, लकड़ी, घास फूस आदि वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। आदि क्यों लिखा जाता है? इसलिए जैसे कि अगर आपसे कुछ चीज़ें छूट गई हों बोलने में, अगर आपने जैसे लिखा मिट्टी, बांस, लकड़ी, घास फूस, पर कुछ चीज़ें होती हैं और भी शायद चीज़ें लगती हों, कई तरह की औजार या कुछ भी, अगर आपको लिखने में छूट गया है तो ये आदि जो होता है ना, वो ये कवर कर लेता है। आदि इत्यादि का मतलब होता है कुछ और भी, बहुत सारी चीज़ें या इसके अतिरिक्त कई और चीज़ें। आदि और इत्यादि का ये मतलब होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर होता क्या है, अगर आपको इतनी चीज़ें याद आ गई और आपको कुछ चीज़ें नहीं याद आ रही हैं, तो आदि और इत्यादि का लिखकर, कुछ चीज़ों को लिखकर आप काम चला सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम आदि का उपयोग करते हैं। तो ठीक है, जैसा कि हम आपको समझा रहे थे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो आप इस तरह उसको आंसर अपना डिफाइन कर सकते हैं कि घर को बनाने में इन चीज़ों का, इन वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। घर के फर्श को मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपा जाता है। अब अगर कच्चा घर होता है तो कई लोगों को पता भी होगा कि घर के जो फर्श बनाते हैं, मिट्टी में गोबर को लपेटकर, घर के फर्श को मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपा जाता है। अच्छा, जिसके कच्चे घर होते हैं वो अपने फर्श को लीपते हैं ना, तो फर्श में क्या करते हैं कि मिट्टी से तो लीपते ही हैं, मिट्टी के साथ साथ उसमें गोबर भी मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये लाइन भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि घर में कि फर्श को मिट्टी में गोबर के साथ मिलाकर उसको लीपा जा सकता है। घर की छत बनाने में खपरेल, अब अभी हमारा कच्चा घर बन रहा है पूरा, अभी जैसे कि आपने बांस, लकड़ी, है ना, ये सब चीज़ें तो लिखी, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके घर बनाने में उपयोग होती हैं, जैसे कि अभी इन सब चीज़ें जो हमने पहले लिखी हुई थी, जैसे कि मिट्टी, लकड़ी, घास फूस, ये बड़ा बड़ा सामान है ना, कि इनके बिना तो बन ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप घर का फर्श बनाएंगे तो आप गोबर के साथ मिट्टी मिलाकर
मिट्टी के साथ गोबर मिलाकर या कुछ भी बोलिए मिलाकर लीप सकते हैं और ये वो फर्श बन गया। इसके बाद अगर आप छत बनाएंगे कच्चे उसकी, तो आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? खपरेल, कटीली झाड़ियाँ, बांस, बल्ली, और हम लिख देंगे आदि। ठीक, तो अभी हमने घर के लिए कुछ वैसे चीज़ों को पढ़ा था, जैसे मिट्टी, बांस, खपरेल। अब खपरेल का उपयोग कहाँ करते हैं हम? घर की छत को बनाने के लिए खपरेल, कटीली झाड़ियाँ, बांस, बल्ली। ठीक है, घर की छत को बनाने के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। ऐसे घर को हम कच्चा घर कहते हैं। ठीक, कच्चा घर किसे कहते हैं? कच्चे घर को बनाने में क्या क्या वस्तुओं का उपयोग होता है, ये दोनों चीज़ें आपने पढ़ी। ठीक है, नोट भी कर ली होंगी। तो ये टॉपिक एकदम क्लियर है। बहुत सारे लोग पहले से भी इसको जानते होंगे, जिनके घर के आसपास कच्चे मकान होंगे या उनके होंगे या कभी देखे होंगे, है ना। गांव में मोस्टली कच्चे मकान होते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी आसान था। ठीक, अब हमने अभी क्या पढ़ लिया कि ऐसे घर को हम कच्चा घर कहते हैं। ऑप्शन टॉपिक हमारा था कैसे कैसे घर, तो सबसे पहले कच्चा घर आ गया। ठीक है, अगर ये जो आपका है ना टॉपिक कि कैसे कैसे घर हैं, इसको अगर आप डिफाइन करें पॉइंटों में, तो सबसे पहले आपका आ गया कच्चा घर। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है? पूरा कच्चे घर के बारे में पढ़ा कि कच्चा घर क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा कच्चा घर हो गया। इसके बाद लिखा है पक्का घर बनाने में सीमेंट। अब दूसरा पॉइंट इसमें जो आएगा वो आ गया पक्का घर। दो तरह के घरों के बारे में बताया है, कच्चा घर और पक्का घर। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे पक्के घर के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पूरा पक्के घर के बारे में। अभी हमने कच्चे घर के बारे में पढ़ा कि उसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने में क्या क्या चीज़ों का उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पक्का घर। तो पक्का घर बनाने के लिए सीमेंट, सरिया, बालू, ईंट, ठीक है। कच्चा घर बनाने के लिए हमने पढ़ा था क्या क्या चीज़ों का उपयोग करते हैं। पक्का घर बनाने के लिए सीमेंट, सरिया, बालू, ईंट इत्यादि चीज़ों का उपयोग करते हैं। ठीक, प्रयोग करते हैं। ये घर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे अब अभी हमने कच्चे घर भी कई तरह, मतलब पहले हमने पढ़ा था घर कई तरह के होते हैं, छोटे, बड़े, पक्के, कच्चे, और किसी का ऊंचाई में ज़्यादा होता है ना। ये और जो ये पक्का घर है, तो ये घर किस तरह के होते हैं? आपकी बुक में ही लिखा है 1 मंजिला मकान, ठीक, 2 मंजिला मकान, 3 है बहुमंजिला मकान। ठीक, कहने का मतलब कि पक्के घर जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं।
सबसे पहला 1 मंजिला मकान, दूसरा आपका 2 मंजिला मकान और तीसरा बहुमंजिला मकान। 1 मंजिला मकान, उसके ऊपर आपने देखे ही होंगे पक्के घर में ये आसानी से बन जाता है। 2 मंजिला मकान और बहुमंजिला का मतलब कि उससे भी अधिक, मतलब 2 या 3 या 4 से भी अधिक बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है ना, आपने देखी होंगी, तो उसको हम बहुमंजिला मकान कह सकते हैं। ठीक है, या फिर बंगला, एक और पॉइंट आएगा बंगला। बंगला कुछ अलग तरह का होता है, मतलब उसमें मंजिलें नहीं होती या होती भी है तो वो काफ़ी ब्रॉड, मतलब काफ़ी बड़े एरिया में फैला होता है। ठीक, तो हम इसको पक्के मकान को इतने चीज़ों में या इतने पॉइंटों में डिफाइन कर सकते हैं, 1 मंजिला, 2 मंजिला, बहुमंजिला या फिर सीधे बंगला। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसी तरह घास फूस, लकड़ी, बांस आदि से झोपड़ी तैयार की जाती हैं, जिसका उपयोग बहुत से लोग घर की तरह करते हैं। इसी तरह, अच्छा अभी हमने पढ़ा कि घर, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कि कैसे कैसे घर होते हैं। तो सबसे पहले हमने कच्चा घर और पक्का घर के बारे में, दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब तीसरा है, आपने कहीं ना कहीं देखी होंगी झोपड़ियाँ भी बनी होती हैं, तो हम तीसरे पॉइंट में झोपड़ियों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, वो भी एक घर है, उसमें भी लोग रहते हैं, झोपड़ी। ठीक, तो कच्चा घर, पक्का घर और तीसरा झोपड़ी। अब झोपड़ी कैसे बनाते हैं, तो लिखा है इसी तरह घास फूस, झोपड़ी को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, घास फूस, घास फूस, बांस आदि से झोपड़ियाँ बनाई जा सकती हैं। ठीक है, घास फूस, बांस आदि से झोपड़ियाँ बनाई जा सकती हैं। ठीक है, कच्चा घर, पक्का घर के बारे में पढ़ लिया और झोपड़ी के बारे में भी आपने पढ़ा कि किस तरह आप झोपड़ी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका इधर फिनिश हुआ। अब इसमें आगे लिखा हुआ है, बताओ तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है। वेरी गुड। अब पता नहीं आपका घर कैसा है, कच्चा है या पक्का है, या 1 मंजिला है, 2 मंजिला है, बहुमंजिला है या बंगला है। तो अगर आपने देखा होगा कभी तो आप ये बता सकेंगे कि आप थोड़ी बहुत तो, अब तो ये पता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा घर कैसे बना है, ये पता करने की ज़रूरत है कि हमारा घर कच्चा घर है, पक्का घर है, 1 मंजिला, 2 मंजिला, ये कैसा घर है। तो क्योंकि ये तो आपने पढ़ ही लिया कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उसने पूछा है किन किन चीज़ों से बना है। तो अगर आपको ये पता चल जाएगा कि कच्चा घर है तो आप लिख सकते हैं, है ना, मिट्टी, घास फूस, बाँस, खपरेल, है ना, झाड़ियाँ, इन सब चीज़ों का उपयोग होता है। और अगर आपका पक्का घर है तो बालू, ईंट, सरिया, सीमेंट, है ना, इन सब का उपयोग होता है। तो आप ये आंसर तो बहुत आसानी से दे सकते हैं। अच्छा, अब आपका एक पेज और है नेक्स्ट, जिसमें लिखा हुआ है तरह तरह के घर। उसमें एक डायग्राम बना हुआ है और लिखा है तरह तरह के घर। अब तरह तरह के घरों के बारे में तो आपने पढ़ लिया, कच्चा घर, पक्का घर, झोपड़ी, है ना, पक्के घर में 1 मंजिला, 2 मंजिला, बहुमंजिला और बंगला, ये सब आ जाते हैं। कच्चे घर किस तरह बनते हैं, पक्के घर किस तरह बनते हैं, झोपड़ियाँ किस तरह बनती हैं, ये सब आपने पढ़ लिया। अब लिखा है तरह तरह के घर, उन्होंने फ़ोटो बना के दिखा दी है जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये फ़ोटो आप अपनी बुक में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जो जो घर आपने पढ़े हुए हैं अभी वो कैसे कैसे होते हैं। आप अपनी किताब के चित्र में देख रहे हैं कि ऊपर जो सबसे अपना घर, एक कविता दी हुई है, मेरा और तुम्हारा घर कितना सुंदर प्यारा घर। इस कविता को सब लोग याद करिए, पढ़िए और अपनी अपनी नोटबुक में याद करके लिखने की कोशिश करिएगा बिना देखे। ठीक है, याद करिए पहले, फिर बिना देखे लिखिए।
उससे आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। तो ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है, सारे तरह के इसमें घर बने हुए हैं। सबसे पहले तो ये कविता बहुत अच्छी है, मेरा और तुम्हारा घर कितना सुंदर प्यारा घर, कच्चा हो या हो पक्का सबसे न्यारा अपना घर, सर्दी गर्मी बारिश से हमें बचाता अपना घर, लौट के आते अपने घर थक कर जब वापस आते हैं देता आराम हमारा घर। है ना, कितना प्यारा है। जो जो हमारे घर में उपयोगिता हमें चाहिए होती है, ज़रूरत होती है, उस तरह से उन्होंने पूरा कविता में डिफाइन कर दिया। ये एक कविता है, आपको अच्छे से याद करनी है। अब जो इस तरह से कविता बनी हुई है, ठीक है, इस तरह से गोला बना हुआ है, उसके अंदर कविता लिखी हुई है, अपना घर उसका टाइटल है, मतलब कि शीर्षक है कविता का, अपना घर, है ना, ये कविता का शीर्षक हुआ। अब आप इसमें जो यहाँ पर ऊपर अपनी बुक में देखिएगा, और आपके उसमें भी बुक आ रही होगी, तो आप अपनी में देखिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो यहाँ पर बना हुआ है वो झोपड़ी है, ठीक है, और उसके बगल में जो बना हुआ है वो कच्चा घर है, उसके नीचे पक्का घर बना हुआ है इधर पर, उसके नीचे बिल्डिंग बनी हुई है, मतलब बहुमंजिला। अब उसमें देख रहे हैं आप बहुत सारी मंजिलें, तो ये बहुमंजिला बिल्डिंग है। उसके नीचे जो है वो जो ऐसे बना हुआ है ये बंगला है, ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। और ये इधर पे जो बना है इस तरफ वो टेंट टाइप का बना है, उसके बगल में 2 मंजिला घर है, और उसके बगल में भी झोपड़ी बनी हुई है, क्योंकि झोपड़ियाँ भी तरह तरह की होती हैं। और फिर इधर पे एक कच्चा घर बना हुआ है, कच्चा घर जिसमें कि खपरेल, उसमें खपरेल वगैरह लगे हुए हैं इस तरह से। आप अपनी किताब में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, आपका चैप्टर भी एकदम फिनिश हो गया है आज। तो इसी के साथ अब एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि आपको ब्रेक मिलेगा किसका, चैप्टर को समझने का। सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, तो आप अगर चैप्टर समझ जाएंगे तो आपको अभ्यास करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। बहुत अच्छे से करिएगा, समझिएगा चैप्टर को, जो भी लाइन समझने लायक हो या कुछ याद करने लायक हो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।